कंपनी है ह्यूमन टेक के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 300 लोगों की टीम है। के बाद जो है मैंने आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करना शुरू कर दिए। देख अपार्ट फ्रॉम डैट अभी आलमी दीन का कोर्स कर रहा हूँ हिकमा इंस्टीट्यूट से, जो कराची में ही है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो बच्चे ट्रेन कर रहा है कोर्सेज के थ्रू, न्यू लीडर्स इन द कंपनी। तो ज़रूरी नहीं है एक अच्छा परफॉर्मर अगर मेरे पास है ना कंपनी में, तो उसकी लीडरशिप भी अच्छी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, अतीब भाई। तो अतीब भाई अभी ह्यूमन टेक के फाउंडर हैं और जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अतीब भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अतीब भाई, तो आप काइंडली अपना ऑडियंस को एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम मोहम्मद अतीब हिलाल है और मेरी कंपनी है ह्यूमन टेक के नाम से, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग 300 लोगों की टीम है। हमारी मेन डोमेन जिसमें हम काम करते हैं दैट इज डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, बिसाइड दैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो अगर मैं बोलूँ हमारा कोर क्या है, तो हम डिजाइन एनिमेशन से बने हैं। उसके काम को शुरू किया था, फिर उसके बाद हमने वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के यूनिट्स डाले, फिर उनको एक्सपैंड किया और अब इन्हीं को एक्सपैंड करने का इरादा है। जी जी माशाल्लाह। तो आपकी एजुकेशन क्या है इस वक्त? मैंने इंजीनियरिंग की थी ज़ैबिस से, और उसके बाद जो है मैंने आईटी के बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करना शुरू कर दिए, देखना शुरू कर दिए, सीखना शुरू कर दिए। अपार्ट फ्रॉम डैट अभी आलमी दीन का कोर्स कर रहा हूँ हिकमा यूनिवर्सिटी से, हिकमा इंस्टीट्यूट से, जो कराची में ही है। जी माशाल्लाह। तो अभी आपने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो आपने मैकाट्रॉनिक्स को क्यों चूज किया? ये बहुत मज़े का सवाल है। जैसे सारे माँ बाप बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर बचपन में ही बता देते हैं ना, बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, और तुमने जो है वो, या हमारी फैमिली में एक इंस्पिरेशन होती है कि यार इस जैसा बनना है, सही है, जो सबसे ज़्यादा कमाता है, जिसके पास अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा घर होता है, तो हम लोग उससे जो है ना इंस्पायर हो जाते हैं और हम कहते हैं इस जैसा बनना है। जी तो ऐसे ही हमने हमेशा सुना कि यार इनका बेटा इंजीनियर है, इनका बेटा डॉक्टर है, तो एक माइंड में ना सेट हो गया कि यार इंजीनियरिंग करने से ना बहुत तारीफ होती है, तो हम इस तरह इंजीनियरिंग में घुस गए और फिर जी। वो मजबूरन करनी पड़ी। तो उसके बाद आप आईआईटी की तरफ कैसे मूव हुए? आपने किस तरह ह्यूमन टेक को शुरू किया? अच्छा, ह्यूमन टेक का आइडिया इस तरह आया कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, तो मेरी इंजीनियरिंग में आईओटी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा काम होता है, रोबोटिक्स में, मैकेट्रॉनिक्स में। जी तो मैंने ह्यूमन टेक का जब नाम रखा, तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन टू द आईओटी डिवाइसेस। दैट उसका स्लोगन मैंने रखा था, टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ इजियर। तो टेक्नोलॉजी दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ इजियर वाज एक्चुअली ह्यूमन टेक, ठीक है। और उसमें मैं चाहता था मैं ऐसी डिवाइसेस और चीज़ें बनाऊँ जो लोगों की लाइफ ईज़ी करें, ऑटोमेशन की तरफ आएँ। बट ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज़्ड कि चाइना की मार्केट को हम कम्पीट नहीं कर सकते, उनकी प्राइसेस को हम कम्पीट नहीं कर सकते। जी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई है। तो देन आई डिसाइडेड रादर देन गोइंग टुवर्ड्स इट, मेरे पास उस वक़्त एप्लीकेशन डेवलपर भी बैठे हुए थे, वेबसाइट डेवलपर भी बैठे हुए थे। मैंने बोला लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, कि ये एम्प्लॉइज़ तो बैठे हुए हैं, अब क्या करें इसका? तो एक दोस्त ने आके काम माँगा और मैंने उसको काम बना के दे दिया। उसने बोला पैसे? मैं बोला मैं नहीं लूँगा, बस ऐसे ही ले जाओ। और उसने ज़बरदस्ती मुझे पैसे दे दिए एंड द आइडिया केम इन कि यार मैं इस तरह भी तो कमा सकता हूँ। जी So rather than working in a product based business, it is far much more better to work in the service sector, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंप्यूटर है, आपका जो कुछ है वो कंप्यूटर पे है। काम बनेगा कंप्यूटर पे, काम आएगा कंप्यूटर पे, काम अगर खराब हो गया तो ठीक कंप्यूटर पे होगा, वारंटी कंप्यूटर पे क्लेम होगी, जी और दुनिया में कहीं पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो सर्विस सेक्टर का उस वक़्त आइडिया ज़हन में आया कि प्रोडक्ट में तो बहुत मसला आ रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, मगर इंशाल्लाह इसमें नहीं आएगा। एंड दैट इज़ हाउ ह्यूमन टेक केम इंटू बीइंग, एंड वी स्टार्टेड द कंपनी विद द विज़न टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ दैट आर इंस्पायर्ड बाय आवर दीन। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें कही हैं, लोग जो उसको कारोबार में इम्प्लीमेंट नहीं करते, हमने एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी कि हम अपने कारोबार में वो सारी चीज़ें डालेंगे, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तफ़सीर कुरान हमारे यहाँ दिन रात होता है, 5 वक़्त नमाज़ बाजमात होती है, और उस वक़्त सारे एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं हम कि काम छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है, जमात से पढ़ो। स्पीकर्स लगे हुए हैं, हर कमरों में आवाज़ आती है, और तहज्जुद का भी ब्रेक होता है हमारे यहाँ प्रॉपर।
तो इसी तरह जो भी डोनेशंस और लोगों की कोई भी डिडक्शंस होती हैं, कुछ भी होता है, तो वो एक वक्फ पूल में जाता है। वो एम्प्लॉइज़ का ही एक यूनिट है जो एचटी हेल्प के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसमें लोगों की हेल्प करता है, ऑर्फनेज विजिट करता है, जो फैमिलीज़ में किसी के भी केसेस आते हैं, वाइट कॉलर लोग होते हैं, उनकी हेल्प करता है। जी। इसी तरह हम लोगों ने फिर बहुत सारी और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी, सेग्रीगेशन करी। आईटी बहुत मॉडर्न इंडस्ट्री है, लोग कहते हैं नहीं होती, हमने की। मेल के अलग डिपार्टमेंट, फीमेल के अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। तो दीन को प्रमोट किया आईटी के अंदर आके, एक ये विज़न सेट किया। दूसरा विज़न था टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। बेशक वो हमारे पास काम करें या दुनिया में कहीं और भी जाके काम करें। जब तक हमारे साथ हैं, हम उनको लेके चलेंगे। जब वो लगता है कि उनको ये कंपनियाँ मेरे लिए बेहतर नहीं है, आई हैव मोर अपॉर्च्युनिटीज़, या मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इधर से अलाइन नहीं हो रही हैं, तो नो हार्ड फीलिंग्स, एनीवन कैन स्विच एनी टाइम, और वो चले जाते हैं अपना। और वो कहीं पे भी सीख रहे हो, कहीं पे भी ग्रो कर रहे हो, हमें खुशी होती है। हमने उनको एज अ ट्रेनी बिठाया, बनाया, और आज वो कहीं भी अच्छी पोजीशन पे अच्छा कमा रहे हैं, तो वी आर हैप्पी विद इट। हमारा माइंडसेट वो नहीं है कि हमारे पास एम्प्लॉय हमारे पास ही काम करेगा, अगर नहीं कर रहा तो वो बुरा है, या अगर हमने ट्रेन किया तो वो जो है सिर्फ हमारे लिए ही क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दे। नहीं, जो बंदा, हर बंदे का राइट है, जहाँ चाहे वो जॉब कर सकता है, जहाँ चाहे वो जा सकता है, और अल्लाह ताला उसका जो है ना, जहाँ पे भी जाए वो बहुत तरक्की करे, बहुत कमाए। जी माशाल्लाह। तो अभी ह्यूमन टेक को कितना टाइम हो गया है काम करते हुए? Human Tech have been working for the past 3 years in the industry, and this is the fourth year, I must say, that we are working और आगे लेके चल रहे हैं इस विजन को, मिशन को, और इस ऑर्गेनाइजेशन को। बट द गोल्स आर वेरी बिग। द गोल दैट आई टॉक्ड अबाउट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो वो हमारी हद तक महदूद नहीं रहा। अब हमें ये है कि हम दूसरों को भी एम्पावर करें, दूसरी कंपनियों को भी इस्टेब्लिश करें, क्योंकि हम अगर पूरी ज़िंदगी में 5000 एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर लें, दैट इज़ नॉट इनफ। तो आई मेड एन ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल। उधर हम लोगों को ट्रेन करते हैं, स्टार्टअप्स को कहते हैं आओ अपने आप हमसे आके सवाल पूछो, हमसे ट्रेनिंग्स लो फ्री, और दूसरे कंपनीज के सीईओज को बुला के भी सेशंस दिलवाते हैं, और अब इस तरह से एम्पावर कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द गोल ऑफ क्रिएटिंग मोर रेवेन्यू विद इन ह्यूमन टेक, now the goal is to empower the industry, to empower the people, to empower Pakistan and the people living over here and taking the initiative of doing their own startups. So we are trying to promote them as good as we can. That is how we are moving on. आप अभी पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? IT एक्सपोर्ट्स को अगर इन्हेंस करना है ना, एक सवाल है कि फ्यूचर क्या देख रहे हैं। फ्यूचर तो ये देख रहे हैं कि यार पाकिस्तान की इतनी अच्छी प्रेजेंस हो ग्लोबल कि IT एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर जाए और बहुत बढ़े। मगर अगर मैं बोलता हूँ कि IT एक्सपोर्ट को किस तरह देख रहे हैं आप और क्या चाहते हैं आप, अगर सवाल को मैं इस रुख पे ले जाता हूँ, तो देन व्हाट आई वांट इज कि हम स्टार्टअप्स को स्केल करें। एक पूरा इकोसिस्टम है जो बच्चे ट्रेन कर रहा है कोर्सेज के थ्रू। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सारे बड़े कंपनीज के सीईओज आपस में लिंक होके कंपनीज को, एक दूसरे की कंपनीज को एम्पावर कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मगर वो एक सर्टेन लेवल पे आके कर रहे हैं। ये एक ऊपर का बेंचमार्क है, और कोर्सेज करने में जो बच्चों को ट्रेन करना है, ये एक नीचे का बेंचमार्क है। इन दो बेंचमार्क के बीच में भी एक बेंचमार्क है उन लोगों का जिन्होंने अभी भी काम शुरू करा है, जो इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। वो इन लोगों को पॉडकास्ट के थ्रू सुनते हैं, सही है, मगर वो उनसे सवाल नहीं कर पाते। तो ये जो पूरा तबका है ना, ये इस ट्रेनिंग से निकला हुआ है। मतलब जो कोर्सेज में से कुछ बच्चे, 100 बच्चों ने कोर्स करा, उसमें से 10 बच्चों ने अपने स्टार्टअप का इनिशिएटिव लिया। वो 10 बच्चे स्टार्टअप करने पे आए। अब ये 10 बच्चों को हमें स्केल करना है कि 10 के 10 का काम बंद ना हो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ये 10 बच्चों का स्टार्टअप जब इस लेवल पे आ जाएगा कि ये खुद 20-30 की टीम चला रहे हैं, 100-200 की चला रहे हैं, फिर आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। अभी हो क्या रहा है, ये ऊपर वाला बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज दे हैव द एक्सपोजर, दे हैव द टीम। नीचे कोर्सेज बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के भी कोर्सेज बहुत है। मगर जब बंदा प्रैक्टिकल जिंदगी में आके इम्प्लीमेंट करना शुरू होता है ना, तो 10 में से 2 स्टार्टअप्स सर्वाइव कर रहे हैं, 8 स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, 8 कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी शुड डू फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आईटी एक्सपोर्ट, जो स्टार्टअप वाला पूरा एरिया है ना, पूरा सेगमेंट, इसको एम्पावर करना है, इसको सिखाना है, इसको बंद नहीं होने देना। जी। सही है। और जब जो बंद होता हुआ दिख रहा है उसको मोटिवेट करके वापस से खड़ा करवाना है कि नहीं तुम स्केल करोगे, तुम कहाँ पास रहो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देयर शुड बी सम गाइडेंस जो उसको पे ना करनी पड़े। इनिशियल स्टार्टअप्स वाले बच्चे ना पे करने को रेडी नहीं होते। उनका वो माइंडसेट नहीं होता कि पे करके एक्सपोजर लेना है। ये बड़े लोगों को माइंडसेट होता है कि यार हाँ मेरा पैसा जाए मगर मेरी नॉलेज बढ़े, मेरा एक्सपोजर बढ़े, ठीक है।
सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ IT एक्सपोर्ट. डू नॉट लेट एनी स्टार्टअप डाई. ठीक है, एंड दैट इज हाउ IT एक्सपोर्ट्स विल ग्रो इन पाकिस्तान. जी बिल्कुल। तो जो IT एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आपको इसको प्रमोट करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि इफ आई एम ब्रिंगिंग इन न्यू लीडर्स इन द कंपनी, तो ज़रूरी नहीं है एक अच्छा परफॉर्मर अगर मेरे पास है ना कंपनी में, तो उसकी लीडरशिप भी अच्छी हो. सही है. और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लीडर अच्छा है तो परफॉर्मर अच्छा हो. तो ये इस तरह से मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ. एक बंदा बहुत अच्छी डिजाइनिंग करता है, मैं उसको 5 बंदे रहता हूँ ना संभालने के लिए, वो संभाल नहीं सकता. और हो सकता है एक बंदा 5 बंदों को संभाल बहुत अच्छा सकता हो, उससे काम निकलवाना जानता हो, मगर उसको खुद सॉफ्टवेयर यूज़ करके अच्छी प्रोडक्शन करना ना आती हो. सही है. मगर इन्हीं के बीच में ऐसे भी लोग हैं जो दोनों काम कर लेते हैं बहुत अच्छे. ठीक है. जी तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं. अब चैलेंज ये आता है कि लीडर को फिगर आउट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. अगर हम बाहर से हायरिंग करते हैं तो रिसोर्स शॉर्ट हो जाता है दूसरी कंपनीज के लिए, अगर मैं दूसरी कंपनी का बंदा अपने पास ले आऊँ. जी तो बच्चों का लीडरशिप वाला माइंडसेट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. तो अगर मैं बोलूँ चैलेंज क्या फेस होता है, तो बच्चों का लीडरशिप वाला माइंडसेट नहीं है, और वर्क एथिक्स ना कंपनीज को है कि एम्प्लॉय को किस तरह से अच्छी तरह ट्रीट करना है, और एम्प्लॉयज को भी कंपनी को सही तरह ट्रीट करना नहीं आता है. ठीक है, ये चैलेंज है. जिस वक्त सारा स्टाफ ट्रेंड हो गया कि यार क्या चीज़ कंपनी की तरफ से हमें फॉर ग्रांटेड है और क्या हमारा राइट है, इसका डिफरेंस पता होना चाहिए. यार कंपनी ने क्या फेवर करा और क्या नहीं करा. इसी तरह कंपनी को पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय की जेडी में और एम्प्लॉय के वक्त में क्या उसके देने वाला वक्त था और एफर्ट थी, और क्या उसने एक्स्ट्रा दिया. तो जब दोनों मिलके एक दूसरे को एडमायर करेंगे और अच्छी अच्छी बातें दोनों की एडमायर करेंगे और उस पर शुक्र करेंगे और साथ मिलके चलेंगे, देन द कंपनीज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली. मगर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनीज की, और इंटरनल कंपनीज को मसले आते हैं एक दूसरे के साथ चलने में, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं जी या क्लैशेस होते हैं, वो कंपनी के कल्चर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं. क्योंकि जो फड्डा सॉल्व करने में वक्त लग रहा है ना, वो कंपनी ग्रो करने में लग जाए ना, तो कंपनी और तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाएगी. तो जो सफर मैं 3 साल में तय कर रहा हूँ, अगर मेरी पूरी टीम पॉजिटिव रहती है, पूरी टीम एफर्ट करती है ग्रोथ के लिए, जी तो शायद मैं ये 3 साल वाली जर्नी जो है 1 साल में कर लूँ. और ये भी पॉसिबल है कि अच्छा चलाने वाले ना कम ही होते हैं. चैलेंज ये है, हर बंदा इस लेवल पे काम नहीं करता कि जो है ना वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मर हो और टीम अच्छी लेके चले. बिलफर्ज 300 लोग हैं मेरे पास, तो 300 में से 10 से 20 बंदे ऐसे हैं जो 280 को चलाते हैं, मगर 280 बाकी ऐसे हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, उनको हर चीज के लिए गाइडेंस चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है उनके अंदर. तो चैलेंज अगर कंपनी को है ना, कंपनीज को है, तो वो ये है कि उनके पास रिसोर्स ऐसी हो जो इतनी स्मार्ट हो कि खुद काम करना भी जानती हो, और काम में अगर मसला है तो उसका हल निकालना भी जानती हो, बाय द टाइम ग्रो करे अपने आप को. जी तो लीडरशिप क्वालिटीज बच्चों में होना जरूरी है, और अगर नहीं है तो उनको ग्रो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा अपने लिए. दैट इज हाउ एवरी कंपनी विल स्टार्ट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. जी जी बिल्कुल, उम्मीद ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आप ह्यूमन टेक के अंदर एम्प्लॉयज को किस तरह रिटेन करके रखते हैं? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं. एक है रिटेंशन. एक रिटेंशन का मतलब ये होता है कि यार मेरा एम्प्लॉई मेरे पास ही काम करे, कहीं ना जाए. और एक होता है ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होना. सही है. वो होता है कि एम्प्लॉई आया, उसने बोला मैं रिज़ाइन पुट ऑन कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह इतनी करो, मेरी चीज़ें इतनी करो, तो मैं रुकूंगा वरना मैं जा रहा हूँ. दोनों में बहुत डिफरेंस है. तो लोग समझते हैं कि ब्लैकमेलर्स की बातों में आके आपने उसके पैकेज को, उसकी चीज़ों को बेहतर कर दिया, तो आपने उसको रिटेन कर लिया. दिस इज नॉट रिटेंशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. आपका एचआर ऐसा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, अगर कोई एम्प्लॉय जा रहा है ना तो पीछे बैकअप में रेडी होना चाहिए. अगर आपके पास 3 परफॉर्मर जाने वाले हैं ना, तो 3 परफॉर्मर नीचे ट्रेनी में रेडी हो रहे हो. तो कंपनी का स्ट्रक्चर और चीजें ऐसी होनी चाहिए कि एम्प्लॉय के ना जाने से फर्क पड़ना चाहिए ना आने से. इवन अगर कंपनी में मैं नहीं हूँ ना उस वक्त, और मैं पिछले 10 दिन से नहीं हूँ, सही है, तो मेरी कंपनी पीछे चल रही है, जी इतना ऑर्गेनाइज कंपनी का स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी के आने जाने से फर्क ना पड़े. मगर अच्छा एम्प्लॉय अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी अपनी गलती को मानना, एक्सेप्ट करना, और उसको कंपनसेट करना जो वो डिजर्व करता है उसके ऊपर, और जो उसका राइट है. एक लड़का है भाई, उसका इंक्रीमेंट 1.5 साल से नहीं हुआ,
साल बाद तो उसका राइट था, सही है। जी। तो अगर मैं उसकी सैलरी बढ़ा के उसको रिटेन कर रहा हूँ, वो छोड़ के जा रहा था इस वजह से, तो मैंने सही करा, मैंने रिटेंशन करी, सही है। इसमें मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। मगर एक एम्प्लॉई हर 6 महीने बाद आके बोलता है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, और मैं बढ़ा लेता हूँ डर के मारे कि छोड़ ना दे, तो ये रिटेंशन नहीं है, ये मेरा डर है, और ये कंपनी को तबाह कर देगा। क्योंकि हर अगला बंदा उठ के आना शुरू हो गया 300 में से, तो मैं कितनों को अकोमोडेट करूंगा। तो उसके लिए मैं HR स्ट्रॉन्ग रखता हूँ अपना, कि HR सारे लोगों को, सारे रूम्स में और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ऐसे ट्रेनीज, ऐसे लोग पीछे सीवीज इतनी रखें कि हमें मसला ना हो, हम फौरन उसकी जगह दूसरी रिसोर्स लाके बिठा दें। और रिटेंशन का सबसे अच्छा तरीका ये है, ओन योर एम्प्लॉइज। मेरे एम्प्लॉइज मेरे साथ चाय पे भी बैठते हैं, मेरे साथ घूमते भी हैं, मेरे साथ बाहर भी जाते हैं, मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, ओपन डोर पॉलिसी, जब चाहे CEO को अप्रोच भी कर सकते हैं, ईमेल डाल के कंप्लेन भी कर सकते हैं, जो डिस्कशंस हो रही है मेरे सामने हो रही होती हैं। ये रिटेंशन की पहली वजह है। मतलब लोग दूसरी कंपनीज में ये नहीं करते कि भाई उन्होंने एक्सेस नहीं दिया हुआ होता। दूसरा ये है, जो मैं अपने लिए सोचता हूँ ना, वो मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए भी सोचता हूँ। अगर मुझे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मैं कहता हूँ यार मैं किसी वक्त पे अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिकल फैसिलिटी ले आऊँ, तो मैं इसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देता हूँ। तो जो अपने मसले हैं ना, वही एम्प्लॉय के भी मसले हैं। तो एम्प्लॉय के मसले को अपना मसला समझ के साथ लेके चलो, ठीक है। हर बात को करने का एक अच्छा तरीका है। रिटेंशन अगर करनी है ना, एम्प्लॉय इसलिए नहीं भागता कि उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं या उसको, बहुत सारा एम्प्लॉय खुश बैठा रहेगा, वो सिर्फ भागता इसलिए है कि उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और क्यों? क्योंकि टीम लीड या मैनेजर बाज़ औक़ात ना गलत तरीके से बात कर लेते हैं। मतलब इन अ सेंस कि वो हर बात को एक प्रेजेंट करने का और बेहतर तरीका भी होता है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई रेहान, कैन यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी? तो तुम कहोगे यस आई कैन अतीब भाई, आई कैन। बट इसी की जगह मैं तो बोलूँ, रेहान मुझे अभी के अभी चाय चाहिए, नहीं लाया तो सस्पेंड कर दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। रेहान बोलेगा यार ये बात मुझे आराम से भी कह रहा था तो मैं कर ही देता, जी। ठीक है। तो कंपनीज में ना कल्चर ऐसा होना चाहिए कि रिस्पेक्टफुली बात रखने के तरीके हों। यार ये पहला है कि भाई मैंने बात अच्छी तरह करूंगा, दूसरी दफा मैं हाईलाइट करूंगा, देखो तुम चाय नहीं लाए, मैंने तुम्हें बोला था प्यार से वार्निंग हो, फिर ऑफिशियल वार्निंग हो, फिर सस्पेंशन हो, फिर टर्मिनेशन हो। कुछ बेंचमार्क सेट करने चाहिए कंपनी। तो जिन जगहों पे बंदा पहली दफा में गुस्सा हो गया और बात कर ली, उन जगहों पे ये वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं टेंशन के, एम्प्लॉय भागना शुरू हो जाता है। देखिए आप कभी भी ना रोक नहीं सकते किसी को भी जाने से। एक बच्चा मेरे पास काम कर रहा था 50,000 पे, उसको ऑफर आ गई 2.5 लाख रुपए की, मैं कहाँ से रोकूं? उसकी वर्थ ही नहीं है। अगर मैं उसको बोलूं भी ना तो उसकी वर्थ शायद 80,000 हो जाए, 90,000 हो जाएगी, और 2.5 लाख तब भी नहीं होती। जिसने उसको हायर करा उसने इसलिए करा है कि उससे बेसिकली वो ह्यूमन टेक की वो सारी चीजें जानेगा जो उसको नहीं पता चल पा रही है। जी। मगर जिस टाइम पे उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कंपनी की, उस टाइम पे उसकी 2.5 लाख वैल्यू नहीं रहेगी। वो वापस आके कहाँ गिरेगा? 70-80,000 रुपए पे, सही है। वरना वो बंदा उस 2.5 लाख को निकालेगा और 50-50,000 रुपए के बंदे हायर करेगा और अपना काम चला लेगा, क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मिल गई उसको। तो वो पूरी जिंदगी 2.5 लाख रुपए क्यों दे उस बंदे को? आई बात समझ? तो ये बात एम्प्लॉयज भी नहीं समझते हैं कुछ। तो रिटेंशन इज अ टू वे एफर्ट। एम्प्लॉयज ने भी करनी है अपनी जॉब सिक्योर, कंपनी ने भी अपना एम्प्लॉय सिक्योर करना, और मिलके चलते, ठीक है। मेरी कंपनी में आज मेरे से ज़्यादा सैलरी पे भी लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उनकी एफर्ट भी उतनी है। तो कंपनी में जो सेठिया निज़ाम होता है ना, वो कहते हैं यार मुझसे ज़्यादा कोई ना कमाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं बोलूँ कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा होता है हम सबसे, तो वो तो होगा, कंपनी ही है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट। मैं बोलूँ कंपनी से मैं कितनी सैलरी ड्रॉ करता हूँ और दूसरा कितनी ड्रॉ कर रहा है, तो मुझसे ज़्यादा पे भी लोग आ सकते हैं। लोग एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, कंपनी के CEO से ज़्यादा किसी की भी तनख्वाह नहीं होगी। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिजर्विंग है, कोई उस लेवल का बंदा है, उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का लेवल उतना है, तो बिल्कुल होनी चाहिए। जी। तो दैट इज हाउ वी शुड डू द रिटेंशन, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग ब्लैकमेल्ड एंड पुटिंग इन एफर्ट फॉर द रिटेंशन। दोनों में डिफरेंस है। जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। उम्मीद है लोगों को समझ आई होगी। तो आपके हिसाब एआई जो है वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है या फिर बेनिफिशियल है? जो बंदा एआई को अडॉप्ट नहीं कर रहा ना, उसके लिए डेंजरस है, और जो एआई को अडॉप्ट कर रहा है और उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को और चीज़ों को बेहतर कर रहा है, वो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रोज पे फोकस करना है, कॉन्स को इग्नोर करना है। हर जगह लोग नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव लोगों को अडॉप्ट करना है, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना है, ठीक है। जी। हर बिजनेस के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ जो उसके फायदे हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उधर के नुकसान हैं। तो नुकसानों के हल निकालने हैं और फायदे को फोकस करना है। तो जी। ये सारे चूज करना ना काम आपका अपना माइंडसेट है, सही है, जी। ऐसे होता है। जी, थैंक यू। तो आपके हिसाब एआई जो है वो एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस सेक्टर को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में? देखिए पूरी पूरी दुनिया में चले जाएं,
सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं? जिस तरह से एआई आ रहा है, चीज़ों में ऑटोमेशन आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है, सो दैट इज़ गुड फॉर अस, ठीक है ना? जी। पहले मेरी रिपोर्ट्स में मुझे डाउट होता था, मगर जब से एआई आया है और चीज़ें आई हैं, वो उसकी कैलकुलेशंस और चीज़ें इतनी एक्यूरेट होती हैं कि मुझे अपनी रिपोर्ट्स पे अब डाउट नहीं होता, जी। ठीक है? इवन लैब्स वाले भी अब कहने लगे यार 100% सही रिजल्ट है, क्योंकि अब फिजिकल टेस्टिंग नहीं रही है, सब ऑटोमेट हो गई है, ठीक है? तो एआई जो चेंज ला रहा है दैट इज़ अ पॉजिटिव चेंज, पीपल शुड अडॉप्ट इट, पाकिस्तान शुड अडॉप्ट इट, और पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज में एआई लगना चाहिए और लोगों को एआई के ऊपर ट्रेन करना चाहिए, लोगों को खुद अपनी एआई की प्रोडक्ट्स बना के आगे बेचनी चाहिए। जी। बहुत बहुत काम हो सकता है, बहुत प्रोडक्ट बन सकती हैं, और हर प्रोडक्ट में एक आइडिया है। आज सो के उठो तो 3 आइडिया आ जाएंगे, कल सो के उठोगे 3 और आइडिया आ जाएंगे। आप बनाने वाले बनो, सही है ना? एआई को सीखने वाले बनो, इम्प्लीमेंट करने वाले बनो, होता रहे। जी, बिल्कुल उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया जो कि फ्री में ट्रेनिंग करवाती है, आईटी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है और स्टार्टअप किस तरह बनाना है उसकी ट्रेनिंग्स भी करवाती है। तो अगर कोई सीखना चाहता है वहाँ से तो वो किस तरह सीख सकता है? अच्छा, मैंने ना कोई कोर्स लॉन्च नहीं करा है, मैंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है। मैंने एक सिंपल ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल के नाम से जीजीसी एक फेसबुक पे और हर जगह पेज बनाए, कम्युनिटी बिल्ड करी है। उस कम्युनिटी के स्टार्टअप में इस वक्त 90 लोग रजिस्टर्ड है, 90 कंपनीज छोटी छोटी। जी। तो हम क्या करते हैं, हर सैटरडे को ना मैं अपनी कंपनी में एक इवेंट करता हूँ, गैदरिंग का एक सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। उसमें सारे स्टार्टअप जो हैं वो आते हैं और वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ वो लोग आके जो है ना मुझसे सारे सवाल भी पूछते हैं कि वो कहाँ फंस रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ यार, कंसिडर ऑल ऑफ माई एडवाइसेस ऑन अ रैंडम, कह लो कि 80% आप कंसिडर कर लो उनको कि वो सही होंगी, 20% गलत भी हो सकती हैं, तो आप सेकंड राय ले लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो हमेशा सही हो, ठीक है? जी। तो हम उधर फिर कोलैबोरेटिव ना एक डिस्कशन करते हैं, एक बंदा अपनी राय देता है, एक बंदा अपनी राय देता है, तो उसमें ना मसले का हल निकल आता है। मेरी कंपनी बहुत पहले और ग्रो हो चुकी होती, मैंने 1 साल वेस्ट करा उन कामों में जो काम अब मैं लोगों के 1 दिन में करवा लेता हूँ। मुझे राइट सोर्स ऑफ गाइडेंस नहीं मिलती थी। तो ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल बनाने का मकसद ये हुआ कि अगर मैं लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं लोगों के स्टार्टअप्स के अंदर दीन इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो वो जब मेरे पास से अगर ट्रेंड होंगे, तो वो मेरी पॉलिसीज़, मेरी आदतें, मेरी कंपनी की अंदर जो दीन वाले एलिमेंट्स हैं, वो सब अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो उनको वहाँ बुलाना, वो कल्चर दिखाना और वहाँ से उन लोगों के मसले को खुद भी सीखना और उनको भी सिखाना। तो दैट इज़ अ टू वे बेनिफिट, मतलब मुझे भी सीखने को मिल रहा है उनसे और उनको भी मुझसे मिल रहा है। तो जो मुझे नहीं मिला 1 साल और मैं परेशान हुआ, जी। वो प्रॉब्लम मैं ये नहीं चाहता कि आगे लोगों को फेस करना पड़े। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कंपनीज़ जाएँ अपना फेसबुक या लिंक्डइन के किसी भी पेज पे ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल की, और वहाँ पे एक है जॉइन आवर कम्युनिटी, उसमें पब्लिक पेज है जहाँ पे अनाउंस होते हैं सेशंस, और एक ग्रुप में ऐड करने के लिए वो एक वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आपकी कंपनी, आप ऑफिस की पिक्चर वगैरह सेंड कर दो, तो दोनों ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं कंपनी के। जी। तो वहाँ पे किसी को कोई मसला होता है, वो अपने डिस्कशंस भी कर रहा होता है, पूछ रहा होता है कि यार मैंने ये करना है, ये। तो दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट टू लाइक हेल्प पीपल, मतलब लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकें, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, डिस्कशन का तरीका मिल रहा है। और फ्री उसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देखो उनके पास मेंबरशिप्स के पैसे नहीं है कि वो जाके बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं उनसे उधर एफ़िलिएट हों, मेंबरशिप्स लें और फिर इवेंट्स में पैसे दें, अटेंड करें और फिर सीखें। जी। स्टार्टअप वालों को ना फ्री सोर्स ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है। तो दैट इज़ हाउ वी आर पुटिंग इन एफर्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट इज़ हाउ ग्लोबल ग्रोथ काउंसिल इज़ वर्किंग ऑन इट्स वे टू प्रमोट स्टार्टअप्स। जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो इस वक़्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के इश्यूज़ आ रहे हैं। ये इश्यूज़ फ्रीलांस और आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बन चुके हैं, और क्योंकि आप एक बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लीडर भी हैं, तो आप इन इंटरनेट इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए अभी क्या आपने कोई स्ट्रैटेजी प्रपोज़ की है? अच्छा देखो, इंटरनेट इश्यूज़ ऐसे नहीं आ रहे कि इंटरनेट चल नहीं रहा है, सबके चल रहे हैं। कुछ वीपीएस के वक़्ती इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं। देखिए कंपनी चलाने में ना जितने भी इश्यूज़ आएँ, एक बात ज़हन में रखें, कंपनी एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ में अपना काम निकाले। जी। बिजली नहीं आ रही तो यूपीएस लगाना है, यूपीएस नहीं चल रहा तो जनरेटर लगाना है, ठीक है? तो मेरे मुल्क में
यार हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, हमें फंडिंग नहीं दी जाती। तो मैं खुद मिसाल बैठा हुआ हूँ कि आई यूज्ड टू टीच, मैं ट्यूशन टीचर था जी और मैंने 7 इयर्स ट्यूशन पढ़ाया है और वहाँ से पैसे जमा करके फिर मैंने करा है, जबकि आई वाज फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। हमारी टोटल रेंटल इनकम है, बट आई वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट कि मैं वहीं से ही ज़िंदगी भर खाता रहूँगा। तो आई टोल्ड माय फादर, ये आपकी है, ये आपकी मिल्कियत है, आपने पूरी ज़िंदगी बचाया है, इधर से आने वाला रेंट आप खाएँ, मैं अपना खुद करूँगा। एक मेरे अंदर था, उन्होंने कभी मना नहीं करा। सही है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी एफर्ट इसीलिए करी कि यार मेरे बच्चे को काम ना करना पड़े, और यही हर बाप की ख्वाहिश भी होती है। जी तो जब मैं ज़ीरो से बिल्ड करके रेवेन्यू निकाल के आज कंपनी को इधर ला सकता हूँ, तो हर बंदा ला सकता है, ठीक है ना? मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई, कोई पार्टनर नहीं है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, कोई जो है वो मैंने जो है वो शार्क टैंक पे जाके मैंने पिच नहीं करा और फिर मैंने पैसे उठाए हों। जी सिर्फ समझाने का मकसद एक, आपको हर मसले से लड़ना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर करो, प्रॉब्लम इनिशिएटिंग नहीं करो। जी बहुत सारे लोग ना डिबेट करते हैं, यार मुल्क टैक्स बहुत मार रहा है, ये बहुत कर रहा है, वो बहुत कर रहा है। मैं कहता हूँ यार, यू आर फाइटिंग ओवर 13% टैक्स, 5% टैक्स, छोड़ो ना यार। आप फोकस इस पे करो कि आपका रेवेन्यू 100x कैसे बढ़ जाए, 20% फर्क ही नहीं पड़ेगा। टैक्स के मसलों को छोड़ दो, डिबेट्स को छोड़ दो, सब छोड़ दो। सही है ना? गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना है, ठीक है, हमारे टैक्सेस से चलेगा। वो एक अलग डिबेट है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, वो सब चीज़ें देखें। वो तो जिनको हम दे रहे हैं उन्होंने अपना हिसाब देना है, हमें अपना देना है। मेरा मकसद ये है सिर्फ समझाने का, रादर देन स्टेपिंग इनटू द प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। रोने वाला ना कभी कामयाब नहीं होता। रोना नहीं है प्रॉब्लम। इंटरनेट की है यार, क्या करूं, मोबाइल डाटा लगा लेता हूँ फिलहाल। जी सही है, मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा, यार कोई बात नहीं, वो यूएसबी वाली इंटरनेट आता है, वो लगा के देखता हूँ। यार ये भी नहीं चल रहा, घर में 2 कनेक्शन लगवा लेता हूँ, 3 कनेक्शन लगवा लेता हूँ, 4 लगवा लेता हूँ। मसले का हल निकालो, आगे बढ़ो। टाइम नहीं है कि हम जाके जो है ना डिबेटों में पड़े, लोगों के पास एहतजाज करें, वो करें। तो ज़िंदगी में अगर मसला आ रहा है ना, मसला खुद हल करो। जी यहाँ पे मसला आ रहा है, बाहर मुल्क में किसी बंदे को अलाइन करो, उसको बोलो यार तुम बैठ के मेरे फिलहाल ये वाले काम निकालो, जब तक यहाँ पे मेरा मसला सॉल्व नहीं हो रहा। टेम्पररी हल निकालने वाला ना अपने हल निकाल लेता है, जी और रोने वाला बंदा ना हमेशा रोता हुआ दिखेगा और कंप्लेन करता हुआ दिखेगा। कंप्लेनिंग नेचर जिस जिस बंदे की है ना, मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगा, खत्म कर दो। कंप्लेनिंग नेचर इतना बड़ा ड्रॉबैक है ना कि ये आपके आपकी जिंदगी में, आपके अंदर आपको पीछे खींचता रहता है जिंदगी में। जी आपका काम नहीं चल पाया, आप कंप्लेन करोगे, यार मेरे मेरे बंदे ने धोखा दे दिया, ये दे दिया, तो क्या हो गया? हमें भी धोखा मिला यार। वो टीम कट गई यार, तो हमारी भी कट गई, क्या हो गया? यार वो लोग ऑफर दे दे के हमारे बंदे लेके जा रहे हैं, तो क्या हो गया? हमारे भी जा रहे हैं। जी तो जिस इकोसिस्टम में आप रह रहे हो, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उसी के अंदर अपना वेंचर स्टार्ट करना और उसको कामयाब मॉडल बनाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन एंटरप्रेन्योर एंड फाइट विद एवरीथिंग रादर देन कंप्लेनिंग। दैट इज व्हाट यू गाइस हैव टू बी। ठीक जी है, तो ये चीज। जी थैंक यू। तो जी बिल्कुल, उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो आप एंड पे लोगों को क्या ऐसा लाइफ लेसन शेयर करना चाहेंगे? स्टार्ट रेप्लिकेटिंग योर मेंटोर्स। अगर आपको लगता है यार मुझे ना अतीब हिलाल बहुत पसंद है यार, उसकी बात मुझे बड़ी समझ में आती है, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द गुड थिंग्स दैट आई हैव। ठीक है, अगर आपका मेंटर शाहिद अफरीदी है और आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द गुड क्वालिटीज दैट शाहिद अफरीदी हैव। अगर जी आप कहते हो यार मेरा मेंटोर जो है ना वो सलीम मौरी साहब हैं, ठीक है ना, आप कहते हो मेरा मेंटोर जो है ना वो आसिफ पीर साहब हैं सिस्टम्स वाले, कोई भी कंपनी का ओनर, आप कहते हो मेरा मेंटोर जो है ना वो कोर्सेज में रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, जी या वो साकिब हजरत साहब हैं, कोई भी, तो वो लोग, उन लोगों ने भी ना कभी ना कभी अपनी जिंदगी शुरू की थी, सबने, जी उन्होंने भी स्केल करा है। तो स्टार्ट अडॉप्टिंग द थिंग्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर कंपनी एंड स्पेशली एट द राइट टाइम। उन्होंने जो चीज जब इम्प्लीमेंट करी ना, तब आपने करनी है। जी बिलफर्ज मेरी कंपनी है भाई, मैं कहता हूँ 5,000 रुपये बनाती है जो मैं कमाता हूँ, तो 5,000 रुपये पे मैं अपनी कंपनी में लोगों को गाड़ियां बांटना शुरू नहीं हो जाऊंगा। देयर इज अ राइट टाइम टू डू इट। लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप के लिए फंडिंग उठाई और सारी वो फैसिलिटीज देते हैं जो कंपनी लाखों का रेवेन्यू कर रही है। तो डू नॉट कॉपी ह्यूमन टेक until and unless you are at 300 employees। जी ह्यूमन टेक की पॉलिसीज, ह्यूमन टेक के अखराजात इसलिए उतने हैं और उस तरह के हैं
और वो जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दे रहे हैं और जो इकोसिस्टम उन्होंने अपना फैसिलिटी पूरी बनाई हुई है, वो इसलिए बनाई हुई क्योंकि उनको 300 के बराबर रेवेन्यू है। आपका भी 50 का रेवेन्यू है, 5 लोगों का रेवेन्यू है। आप कैसे उनकी पॉलिसी रेप्लिकेट कर रहे हो? आप ये देखो कि उस वक्त ह्यूमन टेक ने अपने 5 बंदों के टाइम पे क्या किया था। जी सही है। तो जब रेहान अल्लाह वाला ने अपने कोर्सेज लॉन्च करे थे तो वो स्कूल तक कैसे पहुंचा? आप डायरेक्ट स्कूल खोल दोगे, नहीं चलेगा एकदम। हजारों स्कूल हैं, आपके स्कूल में कोई क्यों आएगा? तो मेंटोर होना बहुत जरूरी है और मेंटोर की आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। और अपनाने में ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप अपने अंदर ही कहते हो, अपने जमीर को मारते हो। जमीर को मारने का मतलब ये होता है कि मैं गलत हूं और ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है और मुझे ये वाली चीज करनी है। तो एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है अपने अंदर। तो लाइफ में एक्सेप्टेंस जिसके अंदर आ गई ना, उसका करियर बन गया। और जिसके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई, आर्ग्यूमेंट आई, नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, नहीं मेरा तो ये सही है, नहीं ये लोग मुझे एम ही कहते रहते हैं, ये बंदा ना कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। तो विजन क्लियर होना चाहिए और उस विजन के लिए छोटे छोटे मिशन बनने चाहिए और मिशन इंस्पिरेशन से लेने चाहिए। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, द मैसेज आई हैव इज दैट start adopting the good things that your mentors have, and if you do not have a mentor, you should find one. Start meeting people, exploring their policies, their things that have made them what they are today. जी Once they will start exploring, learning and then implementing, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग वाले टाइम पे ना सब पीछे हो जाते हैं। सीखने का सबको शौक है, इम्प्लीमेंट करने का शौक नहीं है। तो जब वो सीख के इम्प्लीमेंट भी करना शुरू हो जाएंगे ना, एट दैट मोमेंट उनकी कंपनीज में, उनकी लाइफ में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो अतीब भाई, मेरा एक विजन है कि स्टूडेंट्स को इन आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने वॉ पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? इसमें हम ये हेल्प कर सकते हैं कि जो आपको लगे ना कि स्किल जिसके अंदर डेवलप हो गई और जिसने स्टार्टअप कर दिया है, जी तो स्किल वाला पार्ट तो आप और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सही है। मैं उसका अगला स्टेप बन सकता हूँ कि जी जिन लोगों ने अपना स्टार्टअप का इनिशिएटिव ले लिया और स्टार्टअप शुरू कर दिया है और वो जहाँ फंस रहे हैं, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं उन लोगों को बता सकता हूँ कि उनकी कंपनी कहाँ लैग कर रही है। सही है। जी तो स्टेप 1 आप ले लो अपने पास, स्टेप 2 मैं ले लेता हूँ। ठीक है। स्टेप 3 पे वो खुद चढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी, थैंक यू वेरी मच अतीब भाई। और थैंक यू, आप इस पॉडकास्ट में भी आए, इतना टाइम आपने दिया। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल का दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।